जब भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, अजीत डोभाल। एक ऐसा नाम जो अपने आप में स्ट्रैटेजी और सीक्रेसी का दूसरा नाम बन चुका है। तो आज हम इसी शख्सियत की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें अक्सर भारत का असली चाणक्य भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब एक पुलिस ऑफिसर से देश के सबसे पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने तक का उनका जो सफर है ना, उसी में इस सवाल का जवाब छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। तो हम उनके इस सफर को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले जानेंगे कि उन्हें आज का चाणक्य क्यों कहते हैं। फिर समझेंगे कि एक जासूस के तौर पर उनके शुरुआती दिन कैसे थे। उनके सबसे खतरनाक ऑपरेशंस पर नजर डालेंगे, पॉलिटिक्स और विवादों से उनके रिश्ते को परखेंगे और आखिर में भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को उन्होंने कैसे बदला, इसका विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द मॉडर्न डे चाणक्य। आज की तारीख में भारत की सिक्योरिटी में उनका रोल आखिर है क्या? देखिए, वो सिर्फ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए नहीं है। ये इस पोस्ट पर उनका तीसरा टर्म है और उनका रैंक एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार में उनके पास जबरदस्त पावर और जिम्मेदारी दोनों हैं। चलिए अब कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। दूसरा भाग, एक जासूस का बनना। ये कहानी है उनके करियर के उन शुरुआती सालों की जिन्होंने उनकी एक जबरदस्त साख बनाई। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए डोभाल ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की और इसके ठीक एक साल बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में पहली ही कोशिश में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बन गए। मतलब एक बहुत ही शानदार शुरुआत। और सर्विस में आते ही उनका काम करने का अलग तरीका दिखने लगा था। पहले केरल में उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इंटेलिजेंस के दम पर सिर्फ एक हफ्ते में दंगे खत्म करा दिए। फिर मिजोरम में वो अंडरकवर गए और 7 में से 6 विद्रोही कमांडरों को ही भारत के पक्ष में कर लिया, जिससे शांति समझौते का रास्ता खुल गया। और हाँ, सिक्किम के भारत में शांति से विलय के पीछे भी उनकी बड़ी भूमिका थी। उनके काम का असर इतना जबरदस्त था कि सोचिए, सिर्फ 7 साल की सर्विस में उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिल गया। ये वो सम्मान है जिसके लिए आमतौर पर कम से कम 14 साल की सर्विस लगती है। अब बात करते हैं उन ऑपरेशंस की जिन्होंने अजीत डोभाल को एक लेजेंड बना दिया। तीसरा भाग, हाई स्टेक्स ऑपरेशंस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो दुश्मन के इलाके में घुसकर काम करते थे। उन्होंने पाकिस्तान में एक जासूस के तौर पर पूरे 7 साल बिताए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत जरूरी इंटेलिजेंस जुटाई। इस दौरान वो कई अलग अलग भेसों में रहे, यहाँ तक कि एक भिखारी के भेस में भी, और 2 बार तो पकड़े जाने से बाल बाल बचे। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कहानी तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। वो एक आईएसआई एजेंट बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर चले गए, आतंकवादियों का भरोसा जीता, अंदर की एक एक जानकारी बाहर दी और आखिर में उन सबको सरेंडर करने के लिए भी मना लिया। ये वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से सफल और कम से कम नुकसान वाला ऑपरेशन था। उन्होंने 15 से भी ज्यादा हाईजैकिंग के मामलों में बातचीत की है, लेकिन IC 814 का कंधार हाईजैक वो सबसे बड़ी चुनौती थी। डोभाल ने ही नेगोशिएशन टीम को लीड किया था और बेहद मुश्किल हालात में पैसेंजर्स की रिहाई के लिए एक बहुत ही कठिन समझौता करना पड़ा था। अब चलते हैं उनके करियर के एक और कॉम्प्लेक्स फेज की तरफ। चौथा भाग, पावर, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी। ये वो दौर था जब इंटेलिजेंस का काम और राजनीति एक दूसरे से टकराने लगे। एक सवाल मन में आता है, जब एक टॉप जासूस रिटायर होता है तो क्या होता है? खैर, अजीत डोभाल के मामले में रिटायरमेंट का मतलब चुपचाप बैठना तो बिल्कुल नहीं था। ये किस्सा बहुत ही नाटकीय है। 2005 में रिटायर होने के बाद उन्होंने दाऊद को उसकी बेटी की शादी में ही खत्म करने का एक प्लान बनाया। इसके लिए छोटा राजन के 2 शूटर्स को भी तैयार कर लिया गया। लेकिन जब डोभाल दिल्ली के एक होटल में उन्हें फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, तभी मुंबई पुलिस की एक टीम ने आकर उन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और पूरा का पूरा ऑपरेशन चौपट हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो सीन से गायब नहीं हुए। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया। इसी फाउंडेशन ने 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नामों के साथ सेमिनार किए, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन को और हवा दी। और इसी एक्टिविज्म ने 2014 में उनकी सत्ता में वापसी का रास्ता भी बनाया। लेकिन जब कोई सत्ता में होता है तो विवाद भी साथ चलते हैं।
उनके बेटे शौर्य डोभाल पर आरोप लगा कि उनकी फर्म में एक पाकिस्तानी पार्टनर था। वहीं उनके दूसरे बेटे विवेक डोभाल पर नोटबंदी के बाद केमन आइलैंड्स में फंड बनाने का आरोप लगा। इस मामले में उन्होंने मानहानि का केस किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लिखित में माफी मांगनी पड़ी। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, 5वां भाग, सुरक्षा के वास्तुकार, यानी एनएसए के तौर पर उनकी विरासत और उनका प्रभाव कैसा रहा। उनके एनएसए बनने के बाद भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और साफ बदलाव दिखा। चाहे वो इराक में फंसी 46 नर्सों को बचाने का मिशन हो, या फिर म्यांमार और उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, इन सभी बड़े और कड़े फैसलों के केंद्र में डोभाल की रणनीति ही थी। और यही है डोभाल डॉक्ट्रिन, जिसे डिफेंसिव ऑफेंसिव भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है कि अब भारत सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि खतरा महसूस होने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करेगा। ये भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। कहा जाता है कि दाऊद ऑपरेशन को नाकाम करने वाले पुलिस अधिकारी से उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये शब्द उनके काम करने के तरीके और उनके जबरदस्त इरादों को दिखाते हैं। मिजोरम के जंगलों में एक फील्ड एजेंट से लेकर दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक उनका पूरा का पूरा करियर इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और पावर की एक मास्टर क्लास रहा है। तो अगर हम उनकी पूरी शख्सियत को देखें तो जासूसी और रणनीति उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिक्स और विवादों ने भी उनके इस व्यक्तित्व को एक आकार दिया है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अजीत डोभाल कौन है? एक मास्टर रणनीतिकार जो देश की रक्षा कर रहा है, या फिर एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी जो देश की किस्मत को एक नई दिशा दे रहा है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।